welcome you in my channel English with Shivi. Now it's time for Standard 11th. I am here to bring Standard 11th chapter of Hornbill, chapter 1st, The Portrait of a Lady, as written by Khushwant Singh. He was basically given the fictions for the human nature. He was an Indian writer and mostly he has written about the human beings. So here also in the story he has given the picture of a lady. राइटर अपनी ही दादी के बारे में उसका पूरा पिक्चराइजेशन हमारे सामने रखता है. The portrait of a lady. Portrait, here portrait means the picture, picturization, the scene, the characteristics of the lady. So we will start the chapter first, The Portrait of a Lady of Khushwant Singh from the book Hornbill. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. My grandmother, writer is saying about his grandmother, like everybody's grandmother. जैसे मेरी दादी थी वैसे ही सबकी दादियाँ हुआ करती है, जैसे सबकी दादी थी वैसे मेरी भी दादी थी. वॉज एन ओल्ड, दादी नाम से ही क्या हो जाता है कि बूढ़ी. हाँ, तो ही वॉज ऑल्सो एन ओल्ड वुमन. शी हैड बीन ओल्ड, बूढ़ी इतनी हो चुकी थी कि उसके फेस पर रिंकल्स, धारियाँ बन गई थी, झुर्रियाँ आ गई थी, और वो भी अभी नहीं 20 साल पहले से ही झुर्रियाँ आ चुकी थी. मीन्स जब से मैं उन्हें जान रहा था तब से लेकर अब तक उनके फेस पर झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी. लोग उनको बोला करते थे कि शी हैड बीन वंस यंग. जब वो यंग थी, जब वो युवा थी, तब वो बहुत सुंदर दिखाई देती थी. मीन्स एट हर यंग एज शी वॉज टू मच ब्यूटीफुल एंड प्रिटी. एंड ऑल्सो हैविंग द हस्बैंड, मीन्स उनकी भी शादी हुई थी, उनके भी हस्बैंड थे, और ये बात विश्वास करने योग नहीं थी. मीन्स ऐसी मेरी दादी थी जो किसी के साथ रही, वो उनके हस्बैंड थे, ये मुझे विश्वास नहीं होगा. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the breast part of his chest, and he looked at least 100 years old. मेरे दादाजी की पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी की पिक्चर, मेरे दादाजी की तस्वीर टंगी हुई थी above the mantelpiece. mantelpiece क्या होता है? विदेशों में देखे होंगे आपने, बड़ी बड़ी हवेली में दीवार के अंदर में फायर प्लेस होता है, उसके ऊपर सीमेंट का या लकड़ी का एक स्लैब टाइप का बना होता है, उस स्लैब के ऊपर में सामान रखा जाता है दीवार बनाने के लिए. तो भाई बोल रहा है मेंटल पीस के ऊपर मेरे दादाजी की तस्वीर टंगी हुई थी जो कि ड्राइंग रूम में था. उन्होंने पिक्चर में बता रहा है कि उन्होंने बड़ी सी टर्बन पहनी थी, पगड़ी पहनी थी, और उनके लूज कपड़े थे. उनकी लंबी सी सफ़ेद सी दाढ़ी थी जो उनके आधे से ज़्यादा चेहरे को ढकी हुई थी, और वो चेस्ट तक आ रही थी. इतनी लंबी उनकी दाढ़ी थी कि वो लगभग चेस्ट तक आ रही थी, और वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो 100 सालों के हों. He didn't look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. दादाजी की जो तस्वीर थी उसको देखकर लग ही नहीं रहा था कि इनके 1 या 2 बच्चे होंगे या उनकी वाइफ भी होगी, बल्कि उनको देखकर तो ऐसा लगता था इनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो सकते हैं. सिर्फ उन बच्चे ही की तो बहुत दूर की बात है, उनको तो ग्रैंड चिल्ड्रन तक की निशानी दिखाई दे रही थी कि उनके पोते पोते भी हो गए हैं. और मेरी दादी माँ को अगर बोला जाए, दादी माँ की एज से कंपेयर किया जाए तो उस वक्त वो सिर्फ यंग एंड प्रिटी ही दिखाई देती थी. और ये बात द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. मीन्स द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये विचार विश्वास करने योग्य नहीं था. इट वॉज वेरी हार्ड टू बिलीव फॉर द ऑथर. ऑथर को ये बात विश्वसनीय नहीं थी. उसको विश्वास ही नहीं हो रही थी कि मेरी भी दादी माँ जो भी इतनी बूढ़ी है, अभी उनकी इतनी झुर्रियाँ हैं, शी वॉज यंग एंड प्रिटी. इट वॉज नॉट बिलीव्ड. She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and he treated it like the fables of the prophets she used to tell us. She often told us, वो हमको अक्सर बताया करती थी कि किस तरीके से वो खेल खेला करती थी अपने यंग एज में, और किस तरीके से वो बच्चों की तरह खेलना पसंद करती थी. मीन्स शी वॉज हैबिचुएटेड टू प्ले एज द चाइल्ड. ये बात
क्वाइट एब्सर्ड, हजम नहीं होती थी, मीन्स इट वॉज नॉट डाइजेस्टेड थिंग। मुझे ये बात विश्वास नहीं हो रही है कि आज वो इतनी बूढ़ी हैं और वो उस वक्त खेला करती थी। एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, इनके पार्ट से लेकर, उनकी तरफ से लेकर इतनी बूढ़ी दादी हैं, ये बात मुझे इररेस्पेक्टफुल लग रही है, अनजस्टिफाइड लग रही है। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ प्रोफेट्स शी यूज्ड टू टेल अस। ये सारी चीज़ें हमको ऐसे लगती थी कि जैसे ये कोई सन्यासियों की, प्रोफेट सेंट्स, सन्यासियों की कहानियाँ सुना रहे हैं, सन्यासियों की कहानियों की तरह उनकी ये सब बातें हमको लगती थी। She had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. She had always been short. हमेशा से उनकी हाइट छोटी थी और वो मोटी सी लगती थी। स्लाइटली बैंड मीन्स हल्का सा झुक के चला करती हैं, जैसे दादी लोग होती हैं हल्की सी झुक के डंडा लेके चलती हैं, ऐसे ही राइटर ने अपनी दादी को यहाँ करेक्टराइज किया है। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, क्रिस क्रॉस इस तरीके की आड़ी तिरछी धारियाँ उनके फेस पर दिखाई देती थी जो चारों तरफ बहती थी, चलती थी। No, we were certain she had always been, as she had known old, so terribly old, that she could not have been grown older and had stayed at the same age for 20 years. जिस तरीके से वो कहानियाँ बताती थी, जिस तरीके से वो अपनी पास्ट लाइफ बताती थी, इसको देखकर समझ में ही नहीं आता था कि वो यंग भी रहा करती थी। ये बहुत टैरेबल है, बहुत भयानक तथ्य है कि वो अब इतनी बूढ़ी कैसे हो गई। ये बात बहुत ज़्यादा जाननी ज़रूरी है, मीन्स ये सहन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। एंड स्टे एट द सेम एज फॉर 20 ईयर, और अब वो एकदम 20 साल से एक ही एज में कैसे रह गई। जब वो यंग एज में थी तो इतनी जल्दी बूढ़ी हो गई, और अब लगभग पिछले 20 सालों से वो इतनी बूढ़ी ही नज़र आ रही हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। शी हॉवर्ड अबाउट द हाउस इन spotless white with one resting on her waist to balance her stool and the other telling the beats of the rose. She could never have been pretty. वो इतनी सुंदर खूबसूरत नहीं हो सकती हैं, प्रिटी नहीं हो सकती हैं, लेकिन हाँ वो सुंदर तो थी। प्रिटी एंड ब्यूटीफुल में डिफाइन, हाँ खूबसूरत थी मीन्स हार्ट से खूबसूरत थी। एंड शी हॉब्ड अबाउट द हाउस, हॉब्ड मीन्स वॉक इन एन ऑकवर्ड वे, अजीब तरीके से इधर से उधर घूमती रहती थी। एक हाथ उनका कमर के ऊपर इस तरीके से था, एक हाथ से वो माला फेरती हुई चलती जाती थी। रोजरी मीन्स माला, मलकों की माला होती है ना, उसको पढ़ती हुई गुदगुदाती हुई वो अपने घर में इधर से उधर चलती रहती थी। इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्ट, एकदम स्पॉटलेस वाइट मीन्स जो कपड़ा जिसमें एक भी स्पॉट ना हो, ऐसे कपड़े वो वाइट पहनती थी और अपने घर में इधर से उधर घूमती थी, एक हाथ को कमर पे रखकर। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in audible prayers. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, and a expanse of pure white serenity, breathing peace and content. ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को। हर सिल्वर लॉक्स, लॉक्स जूड़ा, उनके बाल जो थे उनके वो एक भी एकदम चांदी की तरह नजर आ रहे थे। सिल्वर लॉक्स, यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आया, मेटाफर। जिस तरीके से चांदी होती है चमकती हुई, उसी तरीके से उनके बाल भी चमक रहे थे। एंड स्कैटर्ड अनटाइडली, स्कैटर्ड बिखरे हुए से थे, फैले हुए से थे, अनटाइडली गंदे से फैले हुए से रहते थे। ऑन हर पेल पकर्ड फेस, पीला सा डल पड़ा हुआ उनका झुर्रियों वाला चेहरे के ऊपर उनके बाल बिखरे हुए रहते थे, और हमेशा उनके लिप्स पर कॉन्स्टेंटली लगातार उनके लिप्स पर हर समय सुनाई देने वाली प्रेयर्स रहती थी। मीन्स एवरी टाइम शी इज यूज्ड टू डू द प्रेयर्स इन हर ऑडिबल वॉइस। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, ये कहना गलत नहीं होगा कि वो खूबसूरत नहीं थी, वो इतनी खूबसूरत थी। अब इन लाइन्स में उसने डिफाइन किया है पोएट कविता राइटर ने, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, जिस तरीके से सफ़ेद चांदी पड़ी होती है, जिस तरीके से एक लैंडस्केप होता है जाड़े का, मीन्स माउंटेन्स बने हुए हैं उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद परत पड़ी हुई है बर्फ़ की, उसी तरीके से मेरी दादी माँ भी थी। माउंटेन्स क्या बना दिया उन्होंने, डल सा झुर्रीदार माउंटेन्स के निशान होते हैं, और दादी माँ का चेहरा, और जो वाइट और
ग्रेइश कलर होता है, वो उनके बालों को बिखरे हुए सा, जैसे बालों को किससे कंपैरिजन किया, स्नो से। और जिस तरीके से चंद्रमा की रोशनी उनके बाल पर पड़ के चमकाती है माउंटेन्स के ऊपर बर्फ को, उसी तरीके से मेरी दादी माँ के भी बाल बिखरे हुए उनके चेहरे पर पड़ते थे। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीनियरिटी मीन्स पूरा नजर आ रहा था कि एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीनियरिटी, सीनियरिटी डल पेल, पूरी का पूरा सारा एरिया एकदम से पेल सा था, डल वाइट कलर का था और उसमें एकदम शांति की, पीस, शांति की, कंटेंटमेंट, रिलैक्सेशन की सांस आहट थी। मीन्स उनका पूरा चेहरा बिखरा था, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन फिर भी ऐसा शांति उनके चेहरे पर नज़र आ रहा था, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस उनके चेहरे पर नज़र आ रही थी, खुशी नज़र आती थी। जिस तरीके से हमको लैंडस्केप विंटर का देख के शांति मिलती है, हमको सुंदर सा वो दिखाई देता है, उसी तरीके से उनके चेहरे को भी देखकर एक अच्छाई सी, एक खूबसूरत सा पिक्चर देखने को मिलता था। My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city, and we were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. Now, the writer is describing the history, the past, the living life by the grandmother. मेरी दादी माँ और हम दोनों लोग अच्छे दोस्त थे। मेरे पेरेंट्स ने मुझे उनके साथ छोड़ दिया था और वो लोग शहर में रहने चले गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, तब से ही हम लोग लगातार साथ रह रहे हैं। वो मुझे हर रोज़ हैबिचुएटेड थी, वो जगाती थी हर रोज़ टाइम से, क्योंकि मुझे स्कूल जाना होता था। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार भी किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, अपनी हर एक सुबह की जो प्रेयर होती थी वो मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी बेथ, जब वो मुझे नहाती थी, जब वो मुझे ड्रेसअप करती थी, नहलाती थी और मुझे इसी आशा से वो ड्रेसअप करती थी और करते करते वो प्रेयर करती थी लगातार अपनी गीत गाने वाली आवाज़ में कि मैं उसको सुन रहा हूँ और हृदय से याद कर रहा हूँ। But I listened because it loved her voice but never bothered to learn it. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. इसमें बताया है कि किस तरीके से बच्चा स्लेट लेके जाया करता था। आप लोग पढ़ोगे स्लेट पे, कॉपी किताब पे पढ़ते नहीं। तब क्या बोल रहा है राइटर, देन शी वुड आई लिसन, मैं उनकी प्रेयर सुनता तो था लेकिन उनकी आवाज़ मुझे अच्छी लगती थी इसलिए मैं सुनता था, और इसलिए नहीं कि मुझे चिंता होती थी मुझे याद करना है या कुछ। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, वो उसकी लकड़ी की वुडन स्लेट लेकर आती थी और पहले से ही वो उसको धोकर रखती थी, साफ करके उस पर प्लास्टर पॉलिश करके अच्छे से वाइट पूरा बनाकर सुंदर सा उस पर येलो चौक यहाँ पे मतलब है मुल्तानी मिट्टी से उसको पोत कर अच्छे से पेंट करके रखा करती थी। उसके साथ ही वो छोटा सा एक इंक पॉट लेती जो मिट्टी का बना होता था और उसके अंदर में रेड पेन हुआ करता था जिससे मैं लिखता था। सारी चीज़ों को वो एक बंडल में बांधकर मेरे हाथ में थमाती थी। फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करते थे। ब्रेकफास्ट में क्या होता है, एक मोटी सी स्टेल बासी चपाती, रात की बनी हुई चपाती वो मुझे देती थी। उसके बाद थोड़ा सा वो बटर डाल के चीनी डालकर रोल बनाकर दिया करती थी। स्कूल हम लोग चलते थे और स्कूल जाने के साथ साथ वो अपने साथ में बहुत सारी पुरानी बासी चपाती भी ले जाती थी क्योंकि जो गाँव के कुत्ते थे वो उनको खिलाती थी। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer, while the children sat in the rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. My grandmother always went. हर एक रोज उसकी दादी माँ उसके साथ स्कूल जाया करती थी। वो स्कूल में पढ़ती नहीं थी बल्कि स्कूल के बराबर में एक टेम्पल था, उसी से जुड़ा हुआ एक टेम्पल था, उसके लिए वो जाया करती थी। वहाँ के जो पुजारी थे, प्रीस्ट थे, वो हम लोग को पढ़ाया करते थे और हम लोग को अल्फ़ाबेट सिखाते थे, सुबह की प्रेयर भी सिखाते थे। While the children sat in the rows,
चिल्ड्रन जो बच्चे थे वहाँ पढ़ने जाते थे वो एक किनारे से एक पंक्ति में बैठा करते थे वरांडा की, और वो लोग जोर जोर से अल्फ़ाबेट या फिर प्रेयर गाया करते थे। कोरस एक साथ ग्रुप में हम लोग प्रेयर जो हमारे मास्टर जी हमारे पुजारी जी हमको सिखाते थे। मेरी ग्रैंड मदर भी एक साइड में बैठकर स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी। स्क्रिप्चर्स होली बुक्स, ग्रंथ पाठ पढ़ा करते थे। When we had both finished, we would walk back together. This time the blaze dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. जब हम लोग पढ़कर मंदिर में पूजा करके पढ़ाई करके दोनों लोग वापस जा रहे होते हैं, तब हमारे साथ साथ हमारे पीछे पीछे भी गली के कुत्ते आते हैं और हम लोग दरवाजे पर मिलते हैं, मंदिर के दरवाजे पर। वो हमारा घर तक पीछा करते हैं और ग्राउलिंग करते हैं, दहाड़ते हैं, आपस में घुर्राते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो दादी माँ चपाती फेंकती थी उनको लेने के लिए लड़ा करती थी। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. They were a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets, and she took to the feeding sparrows in the courtyard of our city house. यहाँ से अब राइटर की और दादी माँ की लाइफ चेंज हो गई। जब राइटर के मम्मी पापा सेट हो जाते हैं शहर में जाकर, तो वो उन लोगों को बुलाने के लिए भेज देते हैं। यहाँ से उनका टर्निंग पॉइंट शुरू होता है, लाइफ जीवन बदलता है, उनकी दोस्ती में बदलाव आता है। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, मीन्स वो लोग हालांकि सेम ही रूम शेयर कर रहे थे दादी माँ और राइटर, लेकिन जो उसकी दादी माँ थी वो उसके साथ स्कूल नहीं जाती थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा ने उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया था और वहाँ के लिए स्कूल की एक बस उनको लेने के लिए आया करती थी। ना ही अब गली के कुत्ते उनका पीछा करते थे, ना ही वो लड़ाई लड़ा करते थे, ना ही अब दादी माँ मेरे साथ आती थी उन लोगों को खाना खिलाने। अब दादी माँ बस घर के बरामदे के ऊपर में, घर के कोर्टयार्ड के ऊपर में जो स्पैरोज आती हैं, छोटी छोटी चिड़िया, उनको खाना खिलाने जाए। As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and math, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. सालों साल बदलता चला गया, मैं बड़ा होता चला गया और हम लोग अब एक दूसरे को बहुत मुश्किल से, बहुत कम ही देख पाते थे। कभी कभी तो शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट रेडी फॉर स्कूल। अब उनकी हैबिट जो थी वो उसको दूर करने के लिए वो मेरे पास आया करती थी, मुझे जगाती थी और मुझे स्कूल तक ले जाने के लिए तैयार रहते थे। जब मैं वापस आया करता था घर से तो मैं मुझसे अधिकतर पूछती थी कि टीचर ने आज क्या सिखाया, आज तुम क्या पढ़े, उन्होंने मुझे क्या पढ़ाया। तो मैं उनको बताता था कि उन्होंने मुझे इंग्लिश के शब्द पढ़ाए और मुझे कुछ वेस्टर्न साइंस के बारे में उसका पाठ पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उनको कुछ इंग्लिश के शब्द बताता था कि वो मुझे पढ़ाती हैं, और उन्होंने कुछ वेस्टर्न साइंस के बारे में भी छोटी छोटी चीज़ें सिखाई हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटी सिखाया है, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल सिखाए हैं, यही सारी चीज़ जो दुनिया के चारों तरफ चलती है वो मुझे सिखाई। This made her unhappy. She could not help me with my lessons. She didn't believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. ये सारा बात सुन के उनको नाखुशी होती है, वो खुश नहीं होती हैं। She was upset and she was not there to help me through her lessons. और अब उनको ये भी दुख हो रहा है, उनको विश्वास ही नहीं होता कि मुझे इस तरीके की चीज़ें सिखाई जाती हैं। वो लोग सब चीज़ इंग्लिश में सिखाते हैं और वो किस तरीके से उसको सिखाते हैं, ये सारी चीज़ें सुन के वो डिस्ट्रेस होती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं। एंड देयर वाज नथिंग, मतलब ये भी सोचती हैं कि कुछ नहीं है पढ़ाई के लिए, भगवान के लिए कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं पाठ पढ़ाया जाता है। ये सारी चीज़ें वो अपसेट हो जाती हैं सुनकर। One day I announced that we were giving music lessons. She was very disturbed to her music and viewed associations. It was the monopoly of the harlots and beggars and not meant for the gentlefolk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. अपने पाठ को बताने के बाद मैंने उनको बताया, एक बार अनाउंस किया कि हम लोग अब म्यूज़िक लेसन सीखने जा रहे हैं, मीन्स हमको अब म्यूज़िक का पाठ सिखाया जाएगा। अब तो वो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं, क्योंकि उनका मानना था कि म्यूज़िक हैड व्यूड एसोसिएशन मीन्स इंडिस
decent work. It is not the good decent work. It is the work of, it is the monopoly, it is the own work of the harlots. Harlots, the prostitutes. Harlots, prostitutes means the person, the ladies, those who did or the wrong work. और बेगर्स का, भिखारियों का काम होता है जो गलियों में और या फिर बस वगैरह में घूमकर गालीद करते हैं। ये अच्छे इंसानों का काम नहीं है। जेंटल फॉक अच्छे इंसानों का काम नहीं है। और ये सब सुन के वो और चुप हो जाती है। उन्होंने कुछ नहीं था, उनकी चुप्पी ही मेरे लिए डिसअप्रूवल था, मीन्स उनकी रजामंदी नहीं थी कि मैं जाऊँ सीखने। अब तो वो उससे बहुत मुश्किल से ये बात किया करते थे। So now in among further stanza, he will tell each and everything about his. Now that's it for today. Goodbye. Please like my videos. Please share my videos. Please do the open bell icon to get the new notification. Please subscribe me if you are new in my channel.